नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो जगह चर्चा और समाचार सुर्खियों में होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। कर्क हाल ही में खोजे गए 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और शहरी बस्तियां किस स्थान पर स्थित है? ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, यानी कि पंपोरा, सोपोरा या जहनपोरा या अवंतीपोरा, ये चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए सी हो जाएगा हमारा। ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में ये आपको पड़ेगा जगह। और जब ये खुदाई चल रहा था, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जब इसका खुदाई चल रहा था, तो यहाँ से एक तस्वीर देखने को मिला था। और जब ये तस्वीर देखने को जब मिला तो फ्रांस के संग्रहालय, यानी कि फ्रांस के संग्रहालय में जब वो तस्वीर एक रखा हुआ था तो मिलाया गया, तो कहा जा रहा है कि ये जो है कुषाण काल से, यानी कि कुषाण काल से संबंधित है। ये जो तस्वीर मिला है वो किस काल से संबंधित है? तो कुषाण काल से। ठीक। कुषाण काल, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में देखा जाए तो चौथी बौद्ध संगति आपकी हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो कुंडन वन जो वन है वहां पर चौथी बौद्ध संगति होती है। तो ये जब खुदाई और तस्वीरें जो मिली तो कहा गया कुषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रांसीसी संग्रहालय से तो मिला, यानी कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के द्वारा इस क्षेत्र को प्रसार और विकास भी किया गया था। यह भी एक संस्कृत का, यानी कि संस्कृति का एक केंद्र माना जाता था। जब देश विदेश में प्रचार, धर्म के प्रचार प्रसार किया जाता था तो इसको केंद्र माना जाता था, क्योंकि यहीं से एक जो संस्कृति सेतु का काम करता था। यानी कि म्यांमार, अफ्रीका, सॉरी अफगानिस्तान देखा जाए, चीन देखा जाए, तो यहीं से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जो है, यही हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक रास्ता दिखाई देता था। और इसी के माध्यम से हम भारत से अन्य देशों में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे। और कहीं ना कहीं जो है बौद्ध धर्म का एक केंद्र, यानी संस्कृति केंद्र या ज्ञान का केंद्र हम कहें तो जम्मू कश्मीर में हमारा था। ठीक है। तो कुषाण काल जो देखा जाता है ये कनिष्क का ही योगदान, इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो कनिष्क का ही योगदान है। और यहीं पे, यानी कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, इसी बौद्ध संगति में थी हेनयान और महायान, दो संप्रदाय अलग हो जाती है। तो महायान बौद्ध धर्म के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचार प्रसार किया गया, तो यहीं से, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो संस्कृति सेतु का जो काम, यानी कि पुल का जो काम किया था, इसी रास्ते से अन्य देशों में प्रचार प्रसार किया गया। तो अभी ये फिलहाल कहाँ पर मिला हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के जहानपोरा जिला में मिला हुआ है। इतना बस हमको याद रखना है। और ये कहाँ, किस संग्रहालय से? यानी कि फ्रांस के संग्रहालय से, फ्रांस के संग्रहालय से तस्वीर जो मिलाया गया तो कहा गया ये कुषाण काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहता है, काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में किस स्थान पर इसकी करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। यानी कि 17 साल के उम्र में, याद रखिएगा कितने भाई? तो 17 साल के उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया है। आपके सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन जो दिया है, आर्कटिक सर्कल में या माउंट विशन में या दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप बताइए कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर इन्होंने पहुंचकर इतिहास रच दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई भी दिए है। क्या दिए भाई? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको बधाई भी दिया गया। 17 साल के उम्र में इन्होंने इतिहास रचा है। और ये दक्षिणी ध्रुव पर तो पहुंचे ही, इसके साथ ही देखा जाए अन्य देशों में इन्होंने अपना झंडा गाड़ा है। यानी कि कहां पर? माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे। माउंट किलिमंजारो, याद रखिएगा कहां? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका में पड़ता है। यानी कि अफ्रीका के चोटी पर भी इन्होंने, माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ी हुई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एल्ब्रस, याद रखिएगा एल्ब्रस।
एल्ब्रस जो है, एल्ब्रस के चोटी पर भी इनके द्वारा चढ़ा गया है। और एवरेस्ट यानी कि एवरेस्ट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी ये एशिया महादेश में देखा जाए तो ये चढ़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ी है, किलिमंजारो के चोटी पर चढ़ी हुई है, एल्ब्रस के चोटी पे और माउंट एवरेस्ट के चोटी पर बिसन मैसिव, याद रखिएगा बिसन मैसिव, बिसन मैसिफ जो है इस यहाँ पर भी ये माउंट बिसन मैस चोटी पर भी चढ़ा हुआ है। एकन गुआ, याद रखिएगा एकन गुआ जो है, एकन गुआ जो है यहाँ के चोटी पे भी इनके द्वारा चढ़ा गया है, ये याद रखना है। यानी कि हम कह दें कि 7 महाद्वीपों पे इनके द्वारा चढ़ाई किया गया है। ठीक है, 17 साल का उम्र है और 17 साल के इनका जन्म देखा जाए तो नई दिल्ली में ही हुआ है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो पंजाब के रहने वाली है। चलिए, एकनगुआ कहाँ पर पड़ता है तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर का। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को वो कौन सा देश यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया है। यानी कह रहा है कि यूरो को अपनाने वाला वो कौन सा देश जो 21वां सदस्य बन गया है। तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिया है रोमानिया, क्रोएशिया क्रोएशिया या बुल्गारिया या हंगरी जो है ये देश है। तो यानी कि कौन सा देश बन गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया जो देश है ये अभी जो हाल ही में यूरो अपनाने वाला देश बन गया है। पहले इनकी जो मुद्रा थी, यानी कि अभी यूरो मुद्रा अपना ली है, लेकिन लेव था, यानी कि पहले इनकी जो मुद्रा थी वो लेव मुद्रा थी। अब ये धीरे धीरे ये मुद्रा जो है यूरो में बदलना शुरू कर दी है। यानी कि पूर्णतः लोग जो है अभी बैंकों के बाहर जो है लाइनों लगाकर अपने अपने पुराने जो ले नोट जो है उसको लोग चेंजिंग करा रहे हैं। ठीक, यानी कि ये क्या बोलते हैं कि अब जो है कि ये यूरो का सदस्य जो है अफ्रीकन यूनियन का सदस्य ये बने थे 2007 में, याद रखिएगा 2007 में बने थे। उसके बाद धीरे धीरे जो सभी जगहों को शामिल जब कर लिया गया, उसके बाद अंतिम पड़ाव जो होता है वो एक मुद्रा ही होता है। उस मुद्रा को क्या किया गया, यहाँ पर 2026 में शामिल कर लिया गया। अब 2026 से ये यूरो मुद्रा जो है यानी ले मुद्रा के जगह अब यूरो मुद्रा चलेगा। 1 जनवरी से ही चल रहा है। कब से चल रहा है भाई, तो 1 जनवरी से ही ये चल रहा है 2026। ठीक, तो 2026 में ये चल रहा है। ठीक है, इसके आसपास के अगर हम तस्वीरें देखें तो इनके सीमा से, यानी कि हम कह रहे हैं कि यानी बुल्गारिया के सीमा से देखा जाए तो ग्रीस लगता है। क्या लगता है भाई, ग्रीस। उसके बाद देखें कौन भाई, तुर्की है, तुर्की लगता है। रोमानिया लगता है, रोमानिया। ठीक है, सर्बिया है, ग्रीस हो गया, तुर्की हो गया, रोमानी, मेसोडोनिया है। कौन है भाई, मेसोडोनिया। ठीक है, मेसोडोनिया। इसके पूर्वी भाग में देखा जाए तो काला सागर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि बुल्गारिया से कौन कौन देश की सीमा लगती है, तो देखा जाए ग्रीस का भी लगता है, तुर्की का भी लगता है, रोमानिया, मेसोडानिया और सर्बिया जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है भाई, चलिए मेसोडानिया, रोमानिया ये सभी हो गया। तो कौन सा देश, तो ये 20वां यानी 21वां देश बन गया है। ये भी याद रखना आपका कौन सा, तो 21वां सदस्य बन गया है। 21वां सदस्य बन गया है वो कौन सा, तो बुल्गारिया। कहा जा रहा है कि क्या इससे मिल जाने से क्या होगी, तो कहा रहा है कि भाई देखिए आर्थिक स्थिति से लेकर यानी अर्थव्यवस्था में इनकी मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ बाजार यानी कि लेन देन जो होता है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो फायदामंद होगा इनको। जो लोग बाहर जाते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्री में जब जाएंगे तो वहां पर उनको क्या होगा, यूरो मुद्रा फायदा मिलेगा। ठीक, चलिए बुल्गारिया हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध किया है, लेकिन क्रिप्टो को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दिया। कहने का मतलब है कि ये लागू तो किया है लेकिन इसे क्रिप्टो को एक मुद्रे के रूप में मान्यता नहीं दिया। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है, यानी कि 4 ऑप्शन देख लिया जाए हमारा, तो कह रहा है
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान। ये 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने अभी हाल ही में फिलहाल में ये घोषणा किया है कि हम जो क्रिप्टो करेंसी जो है उसके आधिकारिक तौर पर मैंने वैध मुद्रा कर दिए हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा कहा गया है कि एक लाइसेंसिंग लिया जाएगा, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंकों के द्वारा एक लाइसेंस जारी किया जाएगा और केंद्रीय बैंक यहाँ की जो होगी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान की जो केंद्रीय बैंक होगी, उस केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा कि इसके निगरानी किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा, इसकी पारदर्शिता लिया जाएगा। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऐसी मुद्रा है कि ना ही उसको हम देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, और ना ही एटीएम लगाकर खटखटाकर अपने निकाल कर पैसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो क्या है, ये एक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा है, इसको ऑनलाइन ही हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसमें एक देखिएगा, पारदर्शी लाने के लिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसमें कहा गया कि जब जब हम मुद्रा को क्या करेंगे, जारी करेंगे मुद्रा को, यानी कि हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी में जब मुद्रा को हमको ट्रांसफर करना होगा, यानी कि डिजिटल जो मुद्रा है उसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, खाता बही में तो अपना लेख जोख करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे उसका हम फोटो रखेंगे। यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा कि फोटो खिंचा जाएगा और उस व्यक्ति के पास जाएगा कि हम इस व्यक्ति को इतने जो है बिटकॉइन चाहे क्रिप्टो करेंसी जो है मुद्रा दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से दिए। तो ये पारदर्शिता लाने के लिए वहां के केंद्रीय बैंक भी कह रही है कि हम इसमें भागीदारी देंगे, लेकिन याद रखिएगा आधिकारिक तौर पर हम मुद्रा के रूप इसको हम नहीं देने जा रहे हैं। बहुत सी देश ऐसे है कि क्रिप्टो करेंसी की अपना रही है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी शुरुआत देखा जाए तो 2009 में हो जाती है। कब हो जाती है? तो 2009 में इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 2009 में शुरू होती है। क्या कहने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी अभी देखा जाए भूटान की बात करेंगे, भूटान जो है, मतलब भूटान इस पर जो है ध्यान बहुत दिया है क्रिप्टो करेंसी पर। कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से क्या हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रही है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हम पूरी तरह से आधिकारिक तौर से घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी पर्यटक और ये पर्यटक जो है आते हैं घूमने फिरने के लिए, वो बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी में मुद्रा में क्या कर सकते हैं, डिजिटल मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा ना हो कि कहीं मोदी जी आर्थिक स्थिति इसका खराब है तो मोदी जी जो है ना जहाज भेज के यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं उनको उठा के लेकर चले आए। ठीक है, खैर ऐसा कोई बात नहीं होगा। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है, आपको याद रखना है। और जब ये स्टार्टिंग में 2009 में आया था एक बिटकॉइन का दाम 10 रुपया था, लेकिन आज इस बिटकॉइन का दाम देखा जाए, यानी क्रिप्टो करेंसी जो है इसका लाख के ऊपर भी पार हो चुका है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा हो गया। और ये ब्लॉक चेन तकनीकी से, यानी कि आपसे पूछेगा किस, तो ब्लॉक चेन तकनीकी, ब्लॉक चेन एक तकनीकी होती है, उस तकनीकी के माध्यम से क्या होगा, ये डिजिटल मुद्रा को आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच संचालित किया गया है। आपके सामने जो ऑप्शन है, किन 2 शहरों के बीच संचालित किया गया, आपके सामने देखिए ऑप्शन है जो नई दिल्ली और गुवाहाटी, नई दिल्ली गुवाहाटी, और गुवाहाटी हावड़ा, कोलकाता सिलीगुड़ी और पटना गुवाहाटी के बीच यह ट्रेन चलाई गई है। तो पहले जो था चेयर वाला चलता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब लंबी यात्रा करने के लिए अब स्लीपर वाला सीट, जो स्लीपर वाले जो बोगी होते हैं उनके लिए चलाने की कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यात्रियों को एक सुविधाजनक हो। इसमें एसी वाला भी सीट आपको अवेलेबल रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहां कहां से चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुवाहाटी यानी कि असम। कहां से भाई? तो असम और हावड़ा के बीच ये चलाया जा रहा है, यानी कि गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में पहली बार जो है स्लीपर ट्रेन चलाया जा रहा है। अब बात होती है कि भाई पहली बार जो है, यानी कि पहली बार जो वंदे भारत ट्रेन जो है कब इसकी स्टार्ट होती है? तो यानी कि 15 फरवरी, याद रखिएगा कब भाई, तो 15 फरवरी 2019 को मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिया जाता है। मोदी जी के द्वारा हरी झंडी देकर चलाया जाता है। कहां से कहां तक चलाया जाता है? पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो नई दिल्ली, कहां से भाई? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ठीक है, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में ये पहली बार ये ट्रेन चलाई जाती है, आपको याद रखना। पहले इस ट्रेन का नाम जो था, पहले इस ट्रेन का नाम वंदे भारत ट्रेन नहीं था, इसका नाम था ट्रेन
ट्रेन 18 जो था इसका नाम था, ट्रेन 18 एक्सप्रेस इसका नाम था। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और बाद में इसका नाम चेंज करके कह रहे हैं कि वंदे वंदे भारत ट्रेन रख दिया गया। वंदे भारत ट्रेन, इसको बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहीं तक नहीं माने सरकार जो है, यानी रेल मंत्रालय जो है यहां तक नहीं माना, फिर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। अब जो है नमो भारत रख दिया गया, नमो भारत रैपिड, नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस जो है इसका अब नाम रख दिया गया है। यानी कि 3 बार यानी कि तीसरा बार इसका नाम देखिए क्या है, नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस जो है यानी कि ट्रेन हो गई है। पहला जो था, पहली बार इसका ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया था, बाद में उसकी नाम चेंज करके क्या कर दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। अब जो इसका नाम जो है नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया। अब आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के रेल मंत्री कौन है, तो याद रखिए अश्वनी वैष्णव है। कौन है भाई? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जो है अभी भारत के क्या है, रेल मंत्री है। चलिए, तो इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो गुवाहाटी हावड़ा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन आपसे सीओ भी पूछ लेता है कि सीओ कौन है, तो सीओ, तो सीओ जो सतीश कुमार, सतीश कुमार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमसे अब पूछ रहा है, कह रहा है कि वो कौन सा शहर देश का पहला पूर्णतः झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनने जा रहा है। यानी कि जो जिस शहर में स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी एरिया है, उस एरिया को अब क्या कह रहा है, खत्म करके अब एक जो है स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को अब झुग्गी झोपड़ी से हटाकर माने पक्की मकान बनाकर वहां पर दिए जा रहा है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, सूरत है, जयपुर है, मुंबई है या पुणे है। वाकई है कि भाई जो भी है, जो भी काम होता है, याद रखिए अगर करंट अफेयर्स में आपका कोई कुछ ऐसा ना याद हो, आपको अगर जो गुजरात कहीं भी दिखाई दे या सूरत कहीं भी दिखाई दे, तो आप जो है ना 90% मार के निकल जाइएगा। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अभी जो है 70 लाख, याद रखिए कितना भाई, 70 लाख जो है ऐसे जो जगह है, मैंने जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है वहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले जो क्षेत्र है उसको क्या किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे हटाकर अब वहां पर पक्के मकान बनाने के प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा जाए, अब ये नहीं है कि किसी का घर जो है उजाड़ दें, लेकिन हम सरकार से तो यही कहना चाहते हैं कि कभी भी गरीब जो भी है उनको घर, हम ही गरीब हैं भाई, ठीक है, तो जब भी उनका घर वगैरह उजाड़े तो सबसे पहले उसको नोटिस वोटिस दे, होकर देती है नोटिस, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दे के भाई, मतलब वो उन लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, कहीं वो रोड पर या पुलिया के नीचे कहीं सोए हुए नहीं। अभी बिहार में देखिए 10-10 हजार लेके आराम से धाए धाए टूट रहा है, में कोनो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है ये झुग्गी झोपड़ी कहां पे भाई, तो सूरत में। ठीक, याद रखिए। लेकिन अभी जो इसके पहले कौन से भाई, तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है उसको झुग्गी झोपड़ी मुक्त कर दिया गया आधिकारिक तौर पर, यानी कि ऑफिशियल तौर पर क्या कर दिया गया, झुग्गी झोपड़ी उनके कागज में हो गया कि ये शहर जो झुग्गी झोपड़ी मुक्त हो गई है, तो वो कौन हो जाएगा, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है झुग्गी झोपड़ी मुक्त हो गया है। अब किसका नंबर है, तो सूरत में। ठीक, तो चलिए यहां तक ले हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड का पहली बार अवलोकन भारत के किस राज्य में किया गया। कहा जा रहा था कि ये जो चंदन की लकड़ियां जो होती है इसकी पहली बार अवलोकन किया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ियां वगैरह पाई जाती है। तो बस आपके सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, देखा जाए यहां पर ये यानी कि चंदन का राज्य किसे बोला जाता है, तो वो कर्नाटक। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंदन का राज्य किसे बोला जाता है, तो वो कर्नाटक को बोला जाता है। यहां पर देखा जाता है कि लाल चंदन, कौन सा भाई, तो लाल चंदन, लाल चंदन और सफेद चंदन, लाल चंदन और सफेद चंदन यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है।
यानी कि यहाँ पर लाल चंदनों के दाम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है। और कहा जाता है क्या कि लाल चंदनों में लाल चंदन जो होता है उसमें सांप वो लपेट के रहता है, यानी कि एकदम गेहूं सांप जो भी हो, जंगली सांप जो होते हैं वो रहते हैं लोग। तो हमको याद क्या रखना है, तो भाई कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है आपको क्या मिलेगा, चंदन के लकड़ियां वगैरह मिलेगी। मैसूर के एक शिमोगा जिला है, शिमोगा, मैसूर में, मैसूर सॉरी, मैसूर और शिमोगा, मैसूर और शिमोगा ऐसे जगह हैं, जिले हैं, यानी कि यहाँ पर उच्च क्वालिटी के आपको चंदन के लकड़ी मिलेगी, यानी कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, यहीं से चंदन का लकड़ी वो चुरा कर ले जाकर बेचता था। कहां से भाई, तो मैसूर और शिमोगा जो है, यहीं से लाल चंदन यहाँ पर जो है अच्छी गुणवत्ता वाली चंदन की लकड़ियां जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु देखा जाए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखें तो तमिलनाडु में भी मिलेगा आपको। उसके बाद जो है केरल जो है, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य जो है, यहाँ पर भी आपको चंदन की लकड़ियां देखने को मिलेगी। यानी कि कर्नाटक तो मिल ही रहा है चंदन की लकड़ियां, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखें तो चंदन की लकड़ी कर्नाटक में ही मिलेगा आपको। मैसूर और शिमोगा ऐसे जो जिले हैं, यहाँ पर उच्च क्वालिटी के चंदन की लकड़ियां आपको देखने को मिलेगी। और जो है यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और आपको आंध्र प्रदेश में भी के चंदन की लकड़ी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपसे पूछ दिया जाएगा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर है, तो ये ही है भाई, कर्नाटक में चंदन संग्रहालय खोला गया है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 में वो कौन सा राज्य भारत का प्रमुख निवेश गंतव्य बनकर उभरा हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं कि यानी कि ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा, निवेश के क्षेत्र में कहा गया, आईटी सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में, या जो है मतलब देखा गया कि भाई निवेश जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर्यटन या पर्यावरण या पर्यटन या औद्योगिक या आईटी क्षेत्र, इस सभी क्षेत्रों में देखा गया कि यहाँ पर जो है यानी कि 25.3 जो देखा गया, यहाँ पर निवेश जो है इतने प्रतिशत निवेश किया गया है। यानी कि दूसरे स्थान निवेश किया गया, उसके बाद जो है आपको उड़ीसा को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र जो है यहाँ पर निवेश में आगे हैं लोग। ये तीनों देशों मतलब भारत के जितने भी राज्य, उन सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा देखा गया कि आंध्र प्रदेश में निवेश जो है सबसे ज्यादा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो यानी कि ये निवेश पता कैसे चला भाई कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है और उन्होंने एक अभियान चलाया, उस अभियान के तहत देखा कि भाई सबसे ज्यादा जो निवेश जो है अपने राज्य में, सबसे ज्यादा निवेश वो कौन सी राज्य लेकर आ रहा है, यानी कि बाहर की भी कंपनियों को निवेश करने के लिए बुलाया जा रहा है, वो कौन से राज्य है, तो आंध्र प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी कि 25.3% जो है निवेश जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर कंप्लीट हुआ। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेनकंड वन किस व्यक्ति के अवशेषों से संबंधित है। आपके साथ जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महावीर, यानी कि महावीर या गौतम बुद्ध या नागार्जुन या अशोक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाए। इन्हीं को कहा जाता है महात्मा बुद्ध जो है, इनकी जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है इनके जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, नेपाल में हुआ था। जब ये ज्ञान के प्राप्ति के लिए ये भटकते रहते हैं, इनकी मन वगैरह नहीं लगता था, लेकिन ज्ञान के प्राप्ति के लिए ये भटकते भटकते कहाँ पर पहुंच गए भाई, तो अलारा कलाम जो है उनके आश्रम में पहुंचे थे। वहां भी इनको ज्ञान की जो संतुष्टि नहीं मिला, होता है ना किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलता तो कहता है हम इस कोचिंग में नहीं जाएंगे, उस कोचिंग में जाएंगे। तो इनको भी ज्ञान जो चाहते थे ज्ञान उनको नहीं मिला, फिर ये कहाँ चले जाते हैं, तो बोध गया में चले जाते हैं। ठीक है, बोध गया में चले जाते हैं, वहीं पर इनके पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होने के बाद ज्ञान पहला उपदेश जो है कहाँ पर देते हैं, आपसे पूछ दे, ज्ञान के प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो है कहां पर देते हैं, तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं।
सारनाथ में कहाँ पर भाई? तो उत्तर प्रदेश में जो है ये 5 अपने शिष्यों के साथ इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए। तो इनको एशियन ऑफ द लाइट भी कहा जाता है, यानी एशियन ऑफ द लाइट भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो यहीं पर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए जा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि डकार रैली, सॉरी डाकर बोल दिए, डकार रैली 2026 के प्रारंभिक चरण में कार वर्ग के समूह में H3 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय या चालक ड्राइवर बाबू वो कौन से हैं? तो आपके सामने जो है ऑप्शन दिया है, संजय ताकले या करुण चांडक या अर्जुन मेनी या गौरव गिल जो है। ये 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में से देखा जाए संजय ताकले जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई साहब ये ऐसा एक रेस है जैसे कि आप टीवी वगैरह में चाहे मोबाइल वगैरह में देखते होते हैं, यानी कि उभड़ खाभड़ जो गड्ढा वगैरह जो होते हैं, पहाड़े होती है या रेगिस्ताने वगैरह है जहाँ पे बालू वालू हो, कचड़ा वगैरह हो, जो जंगल झाड़ वगैरह में जो रेस लगाया जाता है वही रेस है। ये ना बहुत खतरनाक है, इतना याद रखिएगा। तो अभी ये कहाँ पर कराया जा रहा है? तो सऊदी अरब में। और ये पहले भारतीय जो है, यानी कि कह रहा था प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चालक बने हैं संजय ताकले, याद रखिएगा। और ये कहां पर हो रहा है? तो सऊदी अरब में हो रहा है। ठीक है, बहुत खतरनाक खेल है, गाड़ी ओड़ी सब पलट उलट जाती है, एकदम मोबिल कचड़ा उचड़ा सब इसमें लगले रहता है। ठीक है, रिक्स है। अगर तुम लोगों को जाना होगा तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो था आपके सामने जो है देख लिए, 10 क्वेश्चन था। इसके अलावा अन्य इंफॉर्मेशन जो भी था हम आपको बताएं। आइए इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में देखते हैं कि क्या है। चलिए, बाप रे बाप, बड़ी देखिए टॉपिक ऑफ डे में कहता ओजोन। बाप रे, ओजोन ही जो है ना भाई हम लोगों के लिए बहुत जो है एक सुरक्षा के काम करता है ओजोन परत जो है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। समाचार पत्रों में क्यों है? ये कह रहा है समाचार पत्रों में आखिर चर्चा में क्यों बना है, चर्चा का विषय क्या है? कर अंटार्कटिक ओजोन छिद्र 2025 में अपेक्षा से पहले बंद हो गया, जिसे पर्यावरणीय प्रगति के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि देखा जा रहा है। और ओजोन परत के दीर्घकालीन पुनः निर्माण की प्रक्रिया के सही दिशा में कहा रहा है कि ओजोन परत जो है इसको दीर्घकालीन जो है दीर्घकालीन पुनः निर्माण की प्रक्रिया की ओर ध्यान दिया जा रहा है, अग्रसर किया जा रहा है। कह रहा है कि ओजोन जो है एक स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला त्रिआण्विक गैस है, यानी कि यहां पर देखा जाए कि पहले O2 की बात करेंगे। क्या होगा? O2 यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, यहां पर जब सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो ये क्या होता है, टूटकर एक अणु दूसरे अणु से जाकर जुड़ जाता है, यानी कि दूसरे अणु से जानते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, O3 का निर्माण किया जाता है। O3 का निर्माण किया जाता है। वही कहते हैं त्रिआण्विक गैस जो पृथ्वी के विभिन्न वायुमंडल के स्तरों में पाया जाता है। ठीक है, विभिन्न पर्यावरणीय भूमिकाओं के साथ उपस्थित होता है, यह भी आपको याद रखना है। ओजोन की उपस्थिति वायुमंडल की बात करेंगे। ओजोन की स्थिति जो है वायुमंडल की वायुमंडल के रासायनिक सौर विकिरणों से प्रभावित होती है, इसके निर्माण में अपघटय पुनः निर्धारित करता है। देखिए वायुमंडल जो होता है, यानी कि ओजोन परत जो होता है, यानी कि हमारा देखा जाए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये हमारे वायुमंडल के में देखा जाए परत मिलता है, यानी पृथ्वी तो देखा जाए तो वो परत मिलता है। उस परत में देखा जाता है एक आपको समताप मंडल मिलता है। उसी समताप मंडल जो है, उसी समताप मंडल में आपको ओजोन परत देखने को मिलेगा। इस ओजोन परत के कहा जाता है कि ऊपरी परत में छिद्र, यानी अटलांटिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या है, छिद्र दिखाई देता है। ठीक, ये होता क्या है कि ये देखिए सूर्य के प्रकाश है, यानी कि हमारा ये बहुत लाभदायक होता है ओजोन जो होता है। देखिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश जब यानी कि ओजोन परत पर हमारा जब पड़ती है, यानी कि समताप मंडल के जो ओजोन परत है, तो ये 90% जो अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है, पराबैंगनी किरण जो होती है, ठीक है,
यानी कि पराबैंगनी किरण जो होती है उसको क्या करता है कि ये अवशोषण कर लेता है अपने अंदर, जो है जितनी खराबी जो हानिकारक, यानी कि अगर जो डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है तो कैंसर वगैरह हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाती है, चर्म रोग जैसे जो बीमारियां जो है आपके डायरेक्ट स्किन पर पहुंचेगा तो हो जाएगा। हमनी के तो स्किन का है, हमनी के चमड़ा जो मोटा बा, आपके यूरोप वाला क्षेत्र में जाइएगा ना तो एकदम गोरा गोरा होता है, लगता है कि छीलल मुर्गा जो है वो छीलल मुर्गा के जैसे देखा लसन, ठीक बा। तो हमनी के का बा भाव, हमनी के देखो पूरा ही चमड़ा जौन में मोट बा, लेकिन फिर भी क्या बा कि हमनी के सूर्य के प्रकाश वगैरह पड़ेला तो देख ना जरे निसन करिए हैं सन हमनी के, ठीक बा। खैर, तो ये कह रहा है हमारा, ये जो है तो समय के अनुसार क्या होता है कि इसमें जो ओजोन परत जो होती है इसमें चेंजिंग आते रहता है। तो कहीं कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, तो उसको मोटा और पतला को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। हम इधर देखने को मिलेगा हमको। तो अगर ओजोन की मात्रा मापने के लिए, हाँ यहाँ पर वैज्ञानिक डॉप्सन यूनिट का उपयोग ऊर्ध्वाधर वायु और स्तंभ में कुल वजन मात्रा मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत 90% ऐसे चीजें जो होती है उसको अवशोषण कर लेता है। 10% से कम ही की बात करें, यानी 90+ ही मानिए पृथ्वी पर आता है। तो पृथ्वी पर आने के बाद क्या होता है, हम लोगों को सूर्य के जो प्रकाश मिलती है तो उसमें जो हानिकारक अल्ट्रावायनिक पराबैंगनिक किरणें जो वो नहीं आती है, उतना नहीं आ पाती है, जिसके चलते हम लोग क्या है स्वस्थ रहते हैं। तो ओजोन परत एक संरक्षक कवच के रूप में भी काम करता है। देखिए आ गया बात, अगर कवच के रूप में भी कार्य करता है, हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवरुद्ध करके मानव स्वास्थ्य और स्थलीय फसलों, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को तो लेकर है ही है, साथ ही पेड़ पौधा पशु पक्षी जो भी है उनको भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा पहुंचाता है अल्ट्रावायलेट किरण जो आता है पृथ्वी पर। तो ओजोन परत उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है, कहता है बाबू मत जो जइबे कुटा जइबे, तो उसको क्या करता है भाई, अवशोषण करता है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, एस्ट्रोस्फीयर ओजोन पृथ्वी के, यानी कि इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, यहाँ पर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CFC ओजोन परत में, ठीक है। आगे आइएगा, कर के एस्ट्रोटोस्फेरिक ओजोन परत की सतह 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है और इसे लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट बी किरण पृथ्वी के जो है, बात सही है भाई, लाभकारी में पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है वो पृथ्वी तक आने के तो प्रयास करती है, लेकिन भाई साहब जो है वहां पे एक गार्ड जो बैठा रहता है ओजोन परत में, CFC ओजोन परत क्या करता है, उसको रोक लेता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पृथ्वी के सतह पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया से बनती है, जिसे शहरी धुंध का निर्माण होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्प जल जो होते हैं जब वो साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, कोहरा वोहरा शहरीकरण में आपको देखने को मिलता है। बढ़ती भूस्तरीय ओजोन श्वसन स्वास्थ्य और प्रभावित करती है और विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्र में कृषि उत्पादन में कमी करती है। यानी कि ये माने शहरी वाला क्षेत्र वगैरह में आप देखिएगा तो भीषण आपको गर्मी वगैरह देखने पड़ते हैं, लोग जो है AC कूलर फ्रिज वगैरह चलाते हैं, जिसके चलते क्या होता है हमारे ओजोन परत पर कहीं ना कहीं जो हानिकारक पहुंचता है। तो कह रहा है कि इसके अगर जो बढ़ जाने से क्या होगा, बढ़ जाने से हमारे कृषि क्षेत्र में भी कमियां होने लगेगी, और भाई जब बढ़ेगा तो वाकई ग्लेशियर वगैरह पिघले होगा, चारों तरफ बाढ़ ही मय प्रलय ही आपको दिखाई देगा। कोलरीन और ब्रोमीन विक्त यौगिक जैसे CFC और हाइलोन्स जो पूरा शीतलन उपकरण में प्रयुक्त होते हैं, जो विनाशकारी अभिक्रिया को उत्पन्न करते हैं, जो ओजोन और सांद्रता को कमजोर करते हैं। देखिए बात आया ना कि भाई कोलेरीन जो होते हैं, ठीक है, कोलेरीन और ब्रोमीन युक्त यौगिक जो है ये शीतलन का काम करते हैं। हम आपसे बताएं कि AC वगैरह चलता है वो शीतलन का, ठंडा फ्रिज ठंडा करता है, बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोर वगैरह चलते हैं वो क्या करते हैं, ठंडा करता है, ठंडा चीज हम लोग पीने को मन करता है। लेकिन आप नहीं जानते हैं ये कहीं ना कहीं जो एक घातक साबित हो रहा है, एक विनाशकारी के साबित हो रहा है, जो एक समय पर क्या होगा, जो ग्लेशियर जब पिघलने लगेगा आप कहाँ जाइएगा, ट्रम्पवा तो भाग जाएगा भाई, ट्रम्पवा तो जहाज वहाज लगा के कहीं तड़कुल उड़कुल पर जाकर बैठ जाएगा, वो तो बच जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। हम लोग क्या करना है कि अपना सुधार करना है, ठीक। चलिए
आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, आगे जो है कह रहा है कि कृत्रिम रसायन और ऊपरी वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण जो है उन्हें तोड़ देता और सक्रिय प्रतिक्रियाशील तत्व मुक्त होते हैं जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1977 में जब देखा गया कि भाई ओजोन परत को छिद्र पहुंच रहा है, यानी ओजोन परत ऊपरी परत में छिद्र हो गया है, कहीं ना कहीं जो है ये समस्या बढ़ती जा रही थी और यूरोपीय वाले लोगों को कैंसर वगैरह की समस्या बढ़ते, तो कहा कि भाई इस पर रोक लगाया जाए। अब हम ना खाएं एसी की हवा, अब हम खाएं गाछ वृक्ष की हवा। तो 1987 की बात करें, 1987 में विश्व में सबसे सफल पर्यावरणीय संधि हुआ। कहा कि भाई एक संधि किया जाए, समझौता किया जाए, सभी देशों को बुलाया जाए और बुलाकर एक समझौता किया जाए कि तुम लोग कम एसी में सोया करो। ठीक है, हम लोग जो जो एसी वगैरह फ्रिज कूलर एसी सब ये चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओजोन परत के लिए हानिकारक है और एक समय क्या हो जाएगा, विनाशकारी साबित होगा। तो जिसने ओजोन क्षयकारी पदार्थों के लिए चरणबद्ध उन्मूलन को निश्चित किया जाए कि हम लोग यूज किया जाए लेकिन कम मात्रा में किया जाए और उससे बचने के लिए क्या किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि किगाली संशोधन जो है, अब यहां पर एक किगाली संशोधन होता है, संशोधन शक्तिशाली गर्मी फंसने वाले यूए किगाली संशोधन हुआ जो, तो कहा गया इस संशोधन में कि सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसकी जगह पर कहा गया कि एचएफसी यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसका इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा सा कहा गया कि ये सीएफसी से क्या है कि थोड़ा सा जो है ये कम मतलब हानिकारक है, तो इसके जगह पर कहा गया कि इसको अब प्रयोग किया जाए। तो किगाली संशोधन 2016 में एक सम्मेलन होता है, संशोधन किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाए। लक्ष्य रखता है जिसका उद्देश्य जो है जलवायु संरक्षण और ओजोन सुरक्षा को दोनों को बढ़ावा देना। कह रहा है कि भाई जलवायु अगर जो हम लोग सीएफसी के जगह पर एचएफसी का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल अगर जो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम जलवायु संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ओजोन की सुरक्षा में हम कहीं ना कहीं बढ़ावा देंगे। तो हम सभी से निवेदन है कि कम से कम जो है हम लोग एसी कूलर फ्रिज इस सब का इस्तेमाल करें। वैज्ञानिक अनुमान बताते हैं कि समयबद्ध नीतियों में से 1 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान वृद्धि को मध्य शताब्दी तक रोका जा सकता है। कहा है कि अगर हम कम यूज कर सकते हैं तो कई किया जाए और एक समय के बाद कहा जाए 1 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक स्तर पर हम इसको रोक सकते हैं। अंटार्कटिका ओजोन में छिद्र दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है। अब आ गई बात ना, अंटार्कटिका यानी कि देखिए अब छिद्र है कि नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मोटाई हो जाता है, कहीं कहीं पर पतला हो जाता है। ठीक है, तो अंटार्कटिका के ओजोन क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सितंबर और नवंबर के दौरान एस्ट्रोस्फेरिक ओजोन की मौसमी कमी के दर्शाता है, यानी कि मौसम के जो कभी ठंडा कभी गर्मी हो जाता है, तो यही क्षेत्र को दर्शाता है। 220 डीयू के कम मानने वाले क्षेत्र क्षैतिज क्षेत्र माने आते हैं, जिसका अर्थ नहीं है कि ओजोन पूरी तरह से समाप्त हो गया, बल्कि इसका मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है, यानी कि 220 डीयू का ये कहना है। आगे देखते हैं इसमें। चलिए, इस घटना को पहली बार 1980 के दशक में 1980 के दशक के प्रारंभ में दर्ज की गई थी कि उपग्रह मानव में गंभीर स्तर पर पतलीकरण और घटनाओं को देखी गई है। यानी कि जब ये नापा गया था तो उसमें कहा गया कि इसके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको पतलीकरण या पतला चीज दिखाई दे, घटना को प्रदर्शित किया था, जो वायुमंडलीय अनुसंधानों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। और यही एक चिंता का विषय बना हुआ था कि ओजोन के वायुमंडल में ऊपरी परत में अटलांटिक महासागर जो है उसके ऊपरी परत में क्या हो गया, छिद्र हो गया है। ठीक है, अधिकांश वैज्ञानिक मॉडल अनुमान लगाते हैं कि वैश्विक सहयोग जारी रहने पर 21वीं सदी के मध्य तक ओजोन पूर्णतः पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इनका कहना है कि हम वैज्ञानिक मॉडल यानी कि वैज्ञानिक मॉडल के अनुसार अगर जो हम चलते हैं तो 21वीं सदी के मध्य तक ओजोन जो है पुनः अपने अवस्था में आ सकता है, जो चिंता के विषय बना हुआ है।
वायु गुणवत्ता और श्वसन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्रदूषित जनित वजन उतराव चढ़ाव को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये तो बात सही है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें कह रहा है कि नासा और WMO जैसे एजेंसियां जो है इस पर कार्यरत मतलब कार्य कर रही है। वास्तविक समय में ओजोन व्यवहार की निगरानी करती है और पुनर्स्थापना की प्रगति पर आकलन संभव जो है इन एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि नासा और WMO के द्वारा किया जाता है। और यही सभी को देखते हुए हर वर्ष जो है यह निर्णय लिया गया कि 87 में तो सम्मेलन हुआ और 1994 से कहा गया कि हर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा 16 सितंबर को। कब भाई? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की विश्व भर में कहा गया है। ठीक, सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की बात कहा गया है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक डे में, और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। चलिए आगे आगे देखिएगा, उल्का क्रेटर। हमको तो लगा कि उठा के पटक दे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उल्का क्रेटर जो है मेटियोर क्रेटर, जिसे एरिजोना मेटियोर क्रेटर या बेरिन नजर मोटियोराइट क्रेटर भी कहा जाता है। देखिए उल्का क्रेटर एक ऐसी क्रेटर है, यानी कि उल्का पिंड या क्षुद्र वगैरह से टकराने के बाद वो क्या होता है, गिर जाते हैं। यानी सतह पर जब गिरते हैं तो जगह जगह पर देखा जाता है कि आपको बड़ा बड़ा गड्ढा दिखाई देगा, और वो गड्ढा एक जगह दिखाई नहीं, लगभग कुछ किलोमीटर के दूरी तक ले ये गड्ढा आपको दिखाई देने को मिलता है। तो वो टकराने के बाद जब गिरते हैं तो वहां पर गड्ढा उड्ढा आपको दिखाई देने को मिलता है। यहाँ पे क्रेटर के आकार एक गड्ढा के जैसे होती है, ये भी कह रहा है। केन्यन डाइब्लो क्षेत्र में स्थित है। विंसलो एरिजोन से 19 मील किलोमीटर के पश्चिम में, यानी कि 19 मील यानी कि 30 किलोमीटर के पश्चिम में आपको स्थित है। इस क्रेटर का व्यास पूछ रहा है कि इस क्रेटर का व्यास 4000 फीट यानी कि 1200 मीटर और गहराई जो है 600 फीट यानी कि 180 मीटर है। इस क्रेटर के बारे में बात कर रहा है। लगभग 200 फीट ऊंचाई है इसका। और ड्रिलिंग किससे पता चलता है कि अछूता चट्टान जो है 700 से 800 फीट के भराई की गई है इसकी। में आगे बढ़िए। ठीक है, जिसमें उल्टी सतहरीकरण दिखाई देती है, और इस क्रेटर को कून बटे कैन्यन डाइब्लो भी कहा जाता है, यानी कि उल्का क्रेटर जो है उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम फिर करके। इसका खोज जो है कब किया गया था, यानी कि मेटियोर क्रेटर, जिसे एरिजोना या मेटियोर क्रेटर भी कहा जाता है, इसकी खोज कब किया गया था? तो इसका खोज जो है 1891 में किया गया था। इसका खोज 1891 में किया गया था। इसकी उम्र लगभग 5000 से लेकर 50,000 वर्ष के बीच अनुमानित किया जाता। जब ये क्रेटर खोजा गया था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि इसकी उम्र जो है 5000 से लेकर 50,000 के बीच अनुमानित किया गया था, जांच जब किया गया था तो। आयरन के टुकड़े और कंकड़ का आकार से लेकर 1400 पाउंड तक पाए गए हैं इसमें जब ये खोजा गया तब। निकेल आयरन बूंदों का एक वितरण संरचना जो है दर्शाती है कि वो धात्विक भाप के बदले से संघनित हुई थी। सर्वेक्षण दिखाता है कि टुकड़े केवल गड्ढे के भीतर ही पाए गए थे। सर्वेक्षण जब किया गया यानी कि जांच पड़ताल जब किया गया तो उसमें कहा गया कि टुकड़ा जो है बाहर की तरफ नहीं है, वो गड्ढा में ही आपके फंसे हुए देखने को मिलता है। 1960 में कोएसाइट और सिस्टिसोआइट उच्च दबाव वाले सिलिका रूपांतरित पाए गए हैं। यानी कि कोएसाइट और सिस्टोसाइट उच्च दाब और तापमान के बीच जब हुआ तब वहां पर क्या होता है कि रूपांतरित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देखा जाए मेटियोरेटिक उत्पत्ति की व्याख्या 27 वर्ष तक हो, यानी कि फिलाडेल्फिया खनिक इंजीनियरिंग DM बेरीनजर द्वारा की गई थी। ये जो है इन्हीं के द्वारा जांच पड़ताल किया गया था। आइए और आगे देखते हैं टॉपिक ऑफ डे में क्या कह रहा है हमारा। चलिए उत्तरी पूर्वी पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है। पटकाई बूम हिल्स की बात कर रहा है। पटकाई बूम हिल्स जो है
ये पटकाई बूम हिल्स भारत और म्यांमार की सीमा पर एक शंक्वाकार की तरफ पड़ती है, जैसे यहाँ से ऐसी जाती है फिर हमारा जो ऐसे हो जाती है, यानी कि मुड़िया में ना लगाया जाता है जो है क्लिप, क्या बोलते हैं उसको, हेयर बैंड जो है, उसी की तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, देखिएगा भारत म्यांमार सीमा शंक्वाकार शिखर गहराई घाटी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और म्यांमार तक फैली हुई है। तो कह रहा है कि कहां तक फैली हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार और नागालैंड तक ये फैली हुई है। खासी हिल्स, मेघालय की बात करेंगे, खासी जारो खासी जयंतिया जो है आपको वहीं पर मिलेगा, मेघालय में मिलेगा। खासी हिल्स शिलोंग का पठार का हिस्सा और उच्च वर्षा वन आच्छादित ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी जो है यहाँ के उप नदी है, यानी कि खासी जो है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी आपको साइड से निकलती हुई दिखाएगी, उसकी उप नदी जो है वो सुरमा नदी है। क्या नदी का नाम है भाई, उप नदी उसका क्या है, तो सुरमा नदी है। ठीक है, गारो खासी शिलोंग पठार घने वन और ब्रह्मपुत्र नदियों से उप नदियों से सिंचित और नाइक्रेक राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाएगा। आपसे पूछेगा नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाएगा, तो गारो हिल्स में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। खासी हिल्स ऐसा हिल्स जो यहाँ पर जो पहाड़ी जो कीपुन नुमा पाया जाता है, इस टाइप से पाया जाता है पहाड़ी, इसमें इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पहाड़ी। ठीक है, जब इसमें क्या होती है, जब जो हवा जब क्या करती है, जब प्रवेश करती है, यानी कि बरसात के मौसम में जब हवा यहाँ से जब प्रवेश करती है तो ये हवा निकल नहीं पाती है, जब नहीं निकल पाती है तब क्या होता है कि वर्षा जो है यहाँ पर होते रहती है। चेरापूंजी के मानसीरौन और चेरापूंजी जो है यहाँ पर आपको बारिश सबसे ज्यादा, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, मेघालय हिल्स, मेघालय में कहां पे, खासी हिल्स जो है इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए गारो हिल्स जो है पश्चिमी शिलोंग के पठार घने वन, यानी कि यहाँ पर जो है गारो हिल्स जो है यहाँ पर आपको पर्यावरण यानी कि गाछ वृक्ष जो वगैरह आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। जयंतिया यानी कि जैटिया या जयंतिया हिल्स भारी वर्षा खुदरे नदी जैसे हरे भरे वन सीमित, यहाँ पर भी आपको मिलेगा बारिश और हरे भरे वन आपको शीतलत मिलेगा। उत्पादन जो है लकड़ियों का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। नागा हिल्स की बात करेंगे, देखिए नागा हिल्स कहां पर पड़ता है, तो नागालैंड में ही पड़ता है। नागा हिल्स नौ से नागा, नौ से नागालैंड। एक सबरी हिल्स जो है समरी की समरी हिल्स जो है आपको नागालैंड में ही मिलेगा आपको देखने को। चलिए नागा हिल्स आराकन योमा के उच्च स्तरीय प्रशाखा है, उच्च शिखर जो माउंट सरमती है, सॉरी सरमती हो जाएगा उच्च, नागा हिल्स की सबसे उच्च माउंट कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सरमती जो हिल्स जो है आपको यहाँ पर नागा का ही है। मीजो लुसाई हिल्स मिजोरम और मणिपुर में पड़ता है। तो मीजो हिल्स आपसे पूछेगा तो मिजोरम, यानी कि मी से मिजोरम और मी से मिजो हिल्स, तो आपको कहां पे मिजोरम है। अब आपको लुसाई हिल्स पूछेगा तो लुसाई हिल्स आपको मणिपुर में मिलेगा, लुसाई हिल्स मणिपुर में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम शिखर जो है यहाँ पर आपको मिलेगा फौगाई पुई जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इंटर माउंटेन वैली झूम और ढलान कृषि भी किया जाता है, यानी कि फाउगाई पुई जो है यहाँ पर आपको झूम कृषि खेत की करने को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ढलान कृषि होती है, आप ऐसे देखिएगा जैसे ये पहाड़ी एरिया हो गया, ऐसे ऐसे करके नीचे में ढलान जो है यहाँ पर कृषि और झूम कृषि देखने को मिलेगा। बैरल रेंज है असम और नागालैंड पहाड़ियों का एक मिश्रित परिदृश्य पटकाई रेंज से जुड़ा हुआ जैव विविधता है, यानी कि बैरल रेंज जो है असम और नागालैंड पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए मिकिर काजीरंगा के दक्षिण असम नाशपाती के आकार का पठार है, यानी कि ये असम में आपको मिलेगा, नाशपाती के आकार का ये पठार देखने को मिलेगा। 7000 वर्ग किलोमीटर में उच्चतम शिखर इसका देखा जाए तो डम्बुचको है। उच्चतम शिखर क्या है इसका, डम्बुचको है। डफला हिल्स पश्चिम अरुणाचल प्रदेश और तेजपुर अवर लखीमपुर के उत्तर जनजाति डफला हिल्स पाएगा। डफला जो है ये कहां पर पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। डफला हिल्स मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के पीछे पश्चिम क्षेत्र में मिलेगा। तेजपुर अवर
लखीमपुर के उत्तर में जनजाति डाफला पाया जाता है, यानी कि तेजपुर और लखीमपुर के उत्तर में आपको ये जनजातियां पाया जाता है। ओबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपसे ओबोर हिल्स जो है कहाँ पड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा आपको। डफला कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। ओबोर हिल्स कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। दिबांग नदी जो है द्वारा जलित चीन सीमा के पास है। दिबांग नदी जो है ये चीन के सीमा निर्धारित करती है, दिबांग। मिसमी हिल्स उत्तरी पूर्वी हिमालय जो है इंडो वर्मा पर्वत का संगम जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शिखर जो है शिवालिक श्रृंखला और बाढ़ के मैदान है, यानी कि कहाँ पर, तो मिसमी हिल्स में आपको बाढ़ के मैदान देखने को मिलेगा, और ये उत्तरी पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आज के हमारा जो था सेशन था करंट अफेयर्स का, और टॉपिक ऑफ डे में जितने भी था उसको बारे में हम लोग बात करें। कल अब मिलते हैं आपको